हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में जाना था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। हमारा है अध्याय नंबर 5, जिसमें हमारा एक टॉपिक रह गया जिस पर हमें चर्चा आज करनी है, और वो है समास। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा में जाना था कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जबकि जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जो है समास। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास का अर्थ। तो समास का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है संक्षेपीकरण। इसका मतलब किसी लंबे चौड़े शब्द को छोटा करना, यानी बड़े शब्द को छोटे रूप में परिवर्तित कर देना। तो समास जो है वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। पहली बात, समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिसे हम समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। समास दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिसमें समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं, जिसे समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। अब पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। उत्तर पद कहलाता है। अब ये आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं कि किस तरीके से जो है पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि रसोई घर, तो सबसे पहले तो हम पहली बात, समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, तो इसमें पहला शब्द है हमारा रसोई और दूसरा है घर। फिर दूसरी बात इसमें कही गई है कि जिसे समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। तो इन दोनों से मिलकर कौन सा शब्द बना? रसोई घर। तो ये जो शब्द है ये है समस्त पद, इसको बोलते हैं समस्त पद या सामसिक पद। अब जो तीसरी बात इसमें कही गई है कि पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। तो इसमें देखिए पहला पद क्या है? रसोई, तो ये हो जाएगा पूर्व पद, और ये घर जो है वो दूसरा है, तो इसको कहेंगे हम उत्तर पद। तो इस तरीके से समास की जो परिभाषा है वो क्या बनती है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो ये हो गई हमारी समास की परिभाषा। इसमें समास विग्रह भी कहलाता है। दूसरा है समास विग्रह। समास विग्रह, तो देखिए जब तक हमारा ये शब्द इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है रसोई घर, तो ये समस्त पद है। लेकिन अगर हमने इसके इस तरह से टुकड़े कर दिए, यानी दोनों शब्दों को अगर हमने अलग अलग कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा, ये कहलाएगा समास विग्रह। यानी किसी भी एक पद को उसके दो रूपों में अलग अलग टुकड़े कर देना क्या कहलाता है? समास विग्रह। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है समास के भेद। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है भेद। तो सबसे पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। हम इनको एक एक करके चर्चा करते हैं इन पर। अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। पहला पद अव्यय होता है। अब आप कहेंगे कि अव्यय क्या होता है, तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिसके बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा अविकारी शब्द में पढ़ा था कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो कि कभी भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते। तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव में जो होता है वो पहला पद प्रधान होता है, क्योंकि वो अव्यय होता है इसलिए वो पहला पद प्रधान होता है। और अव्यय होने के कारण वो पूरे जो शब्द है उस शब्द को ही अव्यय बना देता है। तो इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे यथा धन संभव, तो इससे बना शब्द यथा संभव। ये अव्ययी भाव समास है क्योंकि यथा जो है वो एक अव्यय है और इसके प्रधान होने के कारण इसने पूरे शब्द को ही जो है अव्ययी बना दिया, अव्यय बना दिया। अब इसमें जो है ज्यादातर बच्चों कौन से शब्द आते हैं, जैसे आजीवन, प्रतिदिन, प्रत्येक, भर पेट, भरपूर, इस तरह के जो ये शब्द हैं ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले समास की तरफ। इसमें यथासंभव है, प्रतिदिन है, प्रत्येक है, आजीवन है, ये सारे अव्ययी भाव के उदाहरण हैं क्योंकि इसमें जो पहला शब्द है यानी पहला पद जो है वो प्रधान है और वो एक अव्यय है। फिर है हमारा दूसरा द्विगु समास। द्विगु समास ये बहुत इजी है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब जैसे हम कहें चौराहा, चौराहा, तो इसका मतलब क्या है, चार राहों का समूह। इसका अर्थ क्या है, चार राहों का समूह। तो यानी इसमें जो पहला पद है, पहला पद चौ, चौ का मतलब चार। तो जिस समास में पहला पद कोई संख्या को दर्शा रहा होगा, संख्यावाची होगा, तो वहां पर हमेशा आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि वो द्विगु समास है। इसमें जैसे हम बोले त्रिनेत्र, है ना, या फिर हम बोलते हैं नवरात्रि, नवरात्रि। अब इसमें पहला शब्द देखो नव, नव माने नौ, है ना, तो संख्यावाची हो गया, तो हम इसमें लिख सकते हैं नौ रात का समूह, नवरात्रि, नौ रात का समूह। तो इस तरीके से जो शब्द, जो पहला पद संख्यावाची होगा वहां पर हमेशा द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, इसको समझने के लिए बच्चों ये समझना होगा कि तत्पुरुष समास में हमेशा कारक विभक्तियों का लोप होता है या दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्ह कर्म से संबंध तक, कारक चिन्ह कर्म से संबंध तक का लोप होता है। यानी जो है, जिस तरीके से हमने कारक चिन्ह की एक टेबल बनवाई थी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए उपादान से अधिकरण में पर संबंध काटेगी, है ना, तो वो सारी जो है उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसमें कर्ता व संबोधन नहीं होता, कर्ता व संबोधन चिन्ह नहीं होता। यानी कारक चिन्हों में सिर्फ कर्म से लेकर संबंध
चिन्ह तक जो कारक विभक्तियां होती हैं उन्हीं का प्रयोग तत्पुरुष में होता है, सिर्फ कर्ता और संबोधन का इसमें नहीं होता। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तत्पुरुष समास। तो अगर हम ये कहें कि विद्यालय, तो इसका अगर हम करके देखें, इसको टुकड़ों में विभाजित करें, इसका समास विग्रह करें, तो इसका बनेगा विद्या के लिए घर, क्योंकि आलय का मतलब घर होता है और विद्या हो गई तो विद्या के लिए घर। अब इसमें ये देखिए, ये विभक्ति चिन्ह जो आया है के लिए, ये कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान कारक का, क्योंकि संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो शब्द है विद्यालय, इसमें कौन सा कारक है, तो आप आंसर देंगे इसमें तत्पुरुष संप्रदान समास है या संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके से तत्पुरुष में ये सारी विभक्तियां आ जाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, यश प्राप्त, तो उसको हम अगर उसका विग्रह करेंगे तो बनेगा यश को प्राप्त। तो अब को किसकी विभक्ति है? कर्म की, तो हम क्या बोलेंगे इसको? कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे ही अगर हम बोले कि शरणागत, शरण में आया हुआ या गया हुआ, शरणागत आया हुआ, शरण में आया हुआ। अब में जो विभक्ति है वो कौन से कारक की है? अधिकरण कारक की। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी इसमें जितनी भी कारक की विभक्तियां हैं, उन कारक की विभक्तियों को पहचान कर उनके नाम के साथ हमें सिर्फ तत्पुरुष जोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा तत्पुरुष समास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले समास की तरफ। तो तत्पुरुष समास जो है वो कितनी तरह के हो गए? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, क्योंकि इसमें ये सारे कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला फोर्थ, कर्मधारय। कर्मधारय समास। इस समास में बच्चों जो शब्द होते हैं, दो शब्द तो होंगे तभी हम समास बनाएंगे, उसका नया शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर ही बनाए। तो कर्मधारय में जो दो शब्द होते हैं, यानी इसकी पहचान है कि जो दो शब्द होते हैं उनमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, का संबंध होता है। अब आप कहेंगे कि विशेषण विशेष्य क्या है? मतलब इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक जो शब्द है वो विशेष्य होता है और दूसरा शब्द जो है वो उसका विशेषण बन जाता है। जैसे अगर हम कहें चंद्र मुख, तो अब देखो इसमें चंद्र का मतलब चंद्रमा के समान मुख। अब देखो विशेषण क्या है? चंद्रमा, ठीक है। विशेषण क्यों है? क्योंकि ये मुख की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो मुख क्या है यहाँ पर? विशेष्य। तो मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया है कि इसके शब्दों में विशेषण और विशेष्य का क्या होता है? संबंध पाया जाता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। इसको अगर हम उपमेय या उपमान कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। जैसे हम कहें कमल नयन, कमल नयन, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन। तो इसमें देखिए कि जो कमल है, कमल को उपमा दी गई है, यानी ये क्या है? उपमा। और किसको उपमा दी जा रही है? नयन, आंखों को, तो ये है उपमेय। यानी उपमेय पर उपमान करना, यानी आंखों को कमल के समान बताना, तो ये उपमेय हो गया और ये उपमान हो गया। तो इस तरीके से कर्मधारय समास में जो है वो विशेषण और विशेष्य का अंतर पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, और उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं चंद्रमुखी, है ना, मृग नयनी, कमल नयन,
तो ये सारे किसमें आते हैं? कर्मधारय समास में। अब हमारा नंबर 5 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये भी बहुत इजी है कि जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं इनके बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह मतलब ये छोटी सी डैश, योजक चिन्ह लगा होता है, लगा होता है योजक चिन्ह। इसका अर्थ और होता है, और होता है। यानी ये जो शब्द होते हैं द्वंद्व समास के, इनकी पहचान यही है कि इनके जो दोनों पद होंगे वो प्रधान होंगे और ज्यादातर ये शब्द जो है वो एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और उनके बीच में पहचानने के लिए ये जो छोटी सी डैश है ये लगी रहती है। जैसे एग्जाम्पल दिन रात, है ना, दिन रात, सुख दुख। अब देखो इन दोनों का जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये जो डैश है इसका अर्थ क्या लिखा जाता है? और। तो ये बन जाएगा दिन और रात। ऐसे ही सुख दुख का करेंगे तो सुख और दुख। तो इस तरीके से ये इसका समास विग्रह हो जाता है। तो द्वंद्व समास में भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं ज्यादातर, और इन दोनों के बीच में जो है ये डैश का चिन्ह लगा होता है। तो डैश के चिन्ह से ही हम पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले समास की तरफ जिसका नाम है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में देखते हैं क्या होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें जो दो पद होते हैं हमारे समास के, उन दोनों पदों में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही प्रधान होता है। यानी दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम कहें दशानन, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? 10 है मुख जिसके, जिसके अर्थात किसका ध्यान आता है हमें? कौन है 10 मुख वाला? रावण। तो यहाँ पर देखिए कि इस शब्द से उसका अर्थ प्रकट ना होकर के वो किसी तीसरे के बारे में बता रहा है। यानी 10 मुख वाला कौन हो गया? रावण। ऐसे अगर हम यहाँ कहें कि नीलकंठ, तो नीले कंठ वाला अर्थात शिवजी, शिवजी का नीला कंठ है, तो वो बहुव्रीहि समास होगा जो कि समस्त पद जो है वो किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। वो अपना अर्थ ना दे करके किसी अन्य के लिए क्या होता है? प्रधान होता है और वो उसको विशेषण बना देता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तीनों जो 6 भेद हैं समास के, वो हमने पढ़ लिए। अब हम जानते हैं कि कुछ समास ऐसे हैं जो आपस में समान दिखते हैं और उनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु और कर्मधारय में अंतर। तो कर्मधारय समास और द्विगु में अंतर। सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, कर्मधारय व द्विगु में अंतर। ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? कर्मधारय का तो हमने क्या बताया था आपको कि वो विशेषण और विशेष्य के साथ संबंध होता है, और द्विगु का हमने क्या बताया था कि इसका पहला पद जो है वो हमेशा संख्यावाची होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे तिराहा, तो आप कहेंगे 3 राहों का समूह। ठीक है, तिराहा। ठीक है,
तो तिराहा जो है वो क्या है हमारा द्विगु समास है, क्योंकि इसमें जो ती लगा हुआ है वो संख्यावाची है, इसलिए ये 3 राहों का समूह है। ठीक है, लेकिन कर्मधारय जो है उसमें क्या होता है, पहला एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। तो इसका हम देख लेते हैं, जैसे नीलकमल, तो इसका होगा नीला है जो कमल, तो इसमें क्या है, ये विशेषण हो गया और ये विशेष्य, तो ये हो गया हमारा कर्मधारय का एक उदाहरण और ये हो गया हमारा द्विगु का। तो अगर इनको अलग अलग पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि द्विगु में जो हमारा पहला पद है वो हमेशा संख्यावाची होता है। अब हम देखते हैं दूसरा, कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। बहुव्रीहि में अंतर। अब इसमें क्या है बच्चों, ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसमें क्या है, जैसे एक शब्द है चतुर्भुज, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज देख लो या फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो अगर इसमें हम कहें कि भुजाएं हैं जिसकी, है जिसकी अर्थात, और यहाँ होगा 4 भुजा वाला, यानी इसमें जो च आया है 4 भुजा वाला, तो वो क्या है, क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय, विशेषता है उसकी, 4 भुजाएं उसकी विशेषता है। या फिर चतुर्भुज के अलावा एक शब्द और है जिसके द्वारा हम अच्छे से और समझ सकते हैं, जैसे पीतांबर। पीतांबर, अब देखिए पीतांबर यानी पीला वस्त्र, पीला है जो कपड़ा, कपड़ा। तो अब इसमें देखो विशेषण क्या है, पीला हो गया और कपड़ा क्या हो गया, विशेष्य, यानी कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय, कर्मधारय। लेकिन अगर यहीं पर इसी पीतांबर को इस तरह लिखा जाए, पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। तो आप इन दोनों में अंतर करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब अगर हम जिसका समास विग्रह करते समय अंत में जिसके, जिनके, अर्थात ये जो शब्द आते हैं, जिनका, जिनके, जिसके और अर्थात, और उसके बाद किसी भगवान का नाम लिखा हो या किसी और दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा हो, तो वो हमेशा बहुव्रीहि होगा। लेकिन अगर हम किसी विशेषण और विशेष्य के शब्द के रूप में लिख रहे हैं तो वो कर्मधारय समास होगा। तो इस तरीके से हमने हमारी जो आज का टॉपिक था समास, वो हमने अच्छे से समझ लिया है। उपसर्ग हमने जान लिए हैं, प्रत्यय हमने जान लिए हैं, समास के जो भेद हैं, 6 भेद हैं, उनके बारे में हमने जान लिया, और उनमें जो अंतर है उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और हल करेंगे इसकी अभ्यासमाला। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।